सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। ये क्रिकेट अश्विन, इनकी जन्म कुंडली ये है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि है। ठीक है, तो पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश इनका मंगल द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का बुध इनका द्विस्वभाव मध्य आयु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि इनका स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, मध्य आयु हो गई। ठीक है, तो दो तरह से मध्य आयु है कालखंड। तो रामचंद्रन अश्विन की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। ठीक है, अब इसमें राजयोग देखो। तो वृश्चिक लग्न का मंगल दूसरे घर में गया, उच्चाभिलाषी, मगर इसकी उच्च राशि और शेख राशि पीछे है, धन भाव में गया। धन की तो ये वृद्धि करेगा, मित्र के घर में गया, गुरु के घर में, है ना, लेकिन ये कोई राजयोग यहाँ पे नहीं देगा। ठीक है, अब पंचमेश का गुरु देखो आया चौथे घर में, ये एक राजयोग देगा यहाँ पे। गुरु है तो गुरु यहाँ पे नीचाभिलाषी, कर्क इसकी उच्च राशि है, और मकर इसकी नहीं उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी नीच राशि है। तो नीच राशि से एक राशि आगे पहुंच गया कुंभ में, तो ये पंचमेश गुरु यहाँ एक राजयोग देगा। भाग्येश चंद्रमा यहाँ आया चौथे घर में, ये एक दूसरा राजयोग इनको मिलेगा। चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी, वृषभ इसकी उच्च राशि, उससे 4 राशि पीछे बैठा है, तो 2 राजयोग इनको ये मिले। अच्छा, चतुर्थे शनि इनका लग्न में आ गया। ठीक है, तीसरा राजयोग इनको मिलेगा शनि का। और 10वें सूर्य इनका लाभ भाव में गया, वो कोई राजयोग नहीं। तो कुल मिलाकर के 3 राजयोग इनके पास मिलेंगे, है ना। लग्नेश कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का गुरु आ गया चौथे घर में, एक राजयोग ये हो जाएगा, और एक नवमेश आ गया चौथे घर में, एक दूसरा राजयोग हो जाएगा, और तीसरा राजयोग इनको चतुर्थे लग्न में शनि चला गया, ये राजयोग देगा। तो 3 इनके पास राजयोग हो गए। अब इसमें आगे देखो, इनके धन भाव की स्थिति देखो। तो धन भाव का मालिक गुरु इनका आया चौथे घर में, है ना। ठीक है, ये स्थिति गुरु के घर में लग्नेश मंगल ही बैठा हुआ है। लाभ भाव का मालिक बुध लाभ भाव में बैठा हुआ है, ये भी स्थिति ठीक है, लाभ भी होता रहेगा, है ना। 10वें से कर्म क्षेत्र से लाभ मिलता रहेगा निरंतर। एक तो ये स्थिति हो गई। अच्छा, यहाँ एक गुरु चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसको बहुत सारे लोग गजकेसरी योग मानेंगे, है ना। लेकिन गजकेसरी योग ही अगर हम इसको उस तरह से मान भी लें, तो गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है, चंद्रमा भी उच्चाभिलाषी है, लेकिन गजकेसरी योग सबसे सुंदर हम मानते हैं जब उच्च की स्थिति में होता है। दोनों में से कोई एक ग्रह, कोई एक ग्रह उच्च का हो, अच्छा, तो गजकेसरी योग ज्यादा बलवान होता है। बनेगा तो ये भी, है ना, लेकिन ये उतना बलवान नहीं होगा, भाई, इतनी सी बात है। एक तो ये धन भाव मजबूत हो गया। 10वां इनका कार्य क्षेत्र द्विस्वभाव राशि में सूर्य बैठा है, बुध के साथ, केतु के साथ और राहु से दृष्ट है, इसलिए इनका जो करियर है वो काफी हद तक डामाडोल, उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ये तो रहता है ना, क्योंकि 10वें घर पे शनि की दृष्टि है, और शनि की यहाँ उच्च दृष्टि है तो चतुर्थे लेकिन तृतीय से, तो ये लेकिन फिर भी ये अपने पराक्रम से ही अपने कर्म क्षेत्र को बैलेंस करेंगे, है ना। अन्यथा इनका 10वें तो पीड़ित है, राहु और केतु और सूर्य से, 3 ग्रहों से ये पीड़ित है। तो फिर भी ठीक है, करियर ठीक हो गया। क्या बताए थे, 10वें पीड़ित है? 10वें सूर्य यहाँ पीड़ित है। अच्छा, राहु और केतु से। राहु और केतु से। अब ये सूर्य क्या करेगा? क्या? ये सूर्य इनके शरीर को भी प्रभावित करेगा। अच्छा। इनके स्पाइनल कार्ड में
अच्छा, है ना, समस्या है। दर्द की समस्या देगा। हाँ, तो ये बॉलर है। हाँ, और हमने कई ज़्यादा- बार, हाँ, न्यूज़ में हमने कई बार देखा है कंधे वंधे में जो है समस्या आ जाती है। चोट लगना या एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से खिंचाव मांसपेशियों में, हड्डियों में, तो ये चीज़ है। अच्छा, पंचमेश गुरु इनका चौथे घर में आ गया। अरे सप्तमेश शुक्र, देखो पहले शुक्र गया 12वें घर में, है ना, पत्नी से छठे घर में गया, है ना। तो शुक्र यहाँ कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी पत्नी ठीक है। पत्नी हाँ, तो बहुत, इनकी लव मैरिज हुई है। हाँ। तो बहुत इन्होंने ऐसी लड़की से शादी की है हाँ जिसके साथ इनका बचपन का जो है हाँ, वो वो ठीक। प्रेम संबंध था। वो कारण ये है कि ये पंचमेश सप्तमेश का दृष्टि संबंध है, 7, 8, 9, है ना, गुरु का यहाँ शुक्र पे दृष्टि संबंध 11 साल हो गए शादी को। हाँ ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई पत्नी की। संतान भाव का मालिक गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी चौथे घर में बैठा, ये राजयोग ही बना रहा है, इसलिए संतान गुणवान होंगी, है ना, अच्छी संतानें होंगी, वहाँ पे कोई समस्या नहीं। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से तो ये कुंडली ठीक ठाक। अच्छा, इनके पिताजी का जरा सिस्टम देखिए। इनके पिताजी रविचंद्रन, ये जैसे ये रविचंद्रन जो नाम इनके पहला नाम है, हाँ। ये इनके पिताजी का नाम। रविचंद्रन वो क्रिकेटर थे, वो भी। तो ये तो बहुत ही सही चीज कैलकुलेट हो रही है कि जैसे इनकी कुंडली में 3 राजयोग हैं, तो ये बहुत बड़े क्रिकेटर बने। हाँ। तो क्रिकेटर के घर में पैदा ही हो गए, तो हाँ। सारी सुविधाएं इनको पहले से थी। इनके पिताजी का जो है वो बहुत बड़ा करियर नहीं चला, हाँ। लेकिन वो थे वो भी क्रिकेटर। हाँ, तो वो पिता के लिए वो राजयोग उस तरह से काम नहीं किया जैसा इनके लिए किया। ये चीज है। सिंह, इनके पिताजी के ऐसे सिंह लग्न बैठेगी। सिंह लग्न बैठेगी। इनका 10वां घर देखो तो पिता के पराक्रम के घर में गया। हाँ, उसका राजयोग तो कोई बन नहीं रहा, कोई राजयोग तो बना नहीं रहा है ना। हाँ, कैसे ऐसे कोई इनके पिता के हिसाब से कोई बड़ा राजयोग ऐसे बन नहीं रहा है ना। इसी वजह से मतलब राजयोग बहुत जरूरी है, नहीं? बहुत जरूरी कुंडली में सफलता के लिए। हाँ बिल्कुल, है ना, राजयोग बहुत जरूरी। ये हमने हम कम ऐसे क्रिकेटर्स को जानते हैं जो क्रिकेटर बहुत पढ़े लिखे हों। ये बहुत पढ़े लिखे बीटेक किए हुए हैं। ज्यादातर क्रिकेटर तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक करके अपना क्रिकेट में चले जाते हैं। ये बीटेक किए हुए क्रिकेटर। हाँ, तो अब इंजीनियरिंग के लिए है कि देखो मंगल की लग्न है, यहाँ शनि बैठा है ऑलरेडी, है ना, वही तो वही बीटेक करा, शनि इंजीनियर बनाता है। और अगर मंगल के साथ कंबाइंड हो जाए, अगर ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाता तो ये नौकरी कर रहे होते। अच्छा, ये खिलाड़ी नहीं बनते। कैसे, क्या नौकरी, क्या बताया? शनि मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो इंजीनियर की उसको कुंडली वो सीधा कही जाती है। मैंने सैकड़ों कुंडलियां देखी। शनि मंगल जो है, शनि मंगल जब कंबाइंड होते हैं, जितनी पावर में होते हैं वो डिप्लोमा से लेकर के और हायर एजुकेशन उस हिसाब से हो जाता है उनका कुंडली। तो अब अगर इसमें मंगल के लग्न है और उसमें शनि बैठ गया, इंजीनियरिंग तो करा दिया लेकिन वो करियर नहीं दिया। करियर डिफरेंट है एकदम। हाँ, करियर इसलिए नहीं दिया कि मंगल शनि कंबाइंड नहीं, अच्छा, एक दूसरे के साथ नहीं। तो इस कारण से इनको करियर के क्षेत्र इनका इंजीनियरिंग का नहीं हो पाया। अगर ये दोनों एक साथ होते तो ये इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे होते। अच्छा, तो इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे होते। तो ये चीज। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये जो राहु का खेल होता है कुंडलियों में, तो जैसे राहु के बारे में ये कहा जाता है कि राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ के भाव को बिगाड़ देता है। तो राहु कभी अच्छा भी फल देता है किसी कुंडली में? देखो, राहु यहाँ त्रिकोण में बैठा, पंचम घर में, गुरु के घर में बैठा, शत्रु है गुरु इसका, राहु का। और राहु की लग्न पे भी दृष्टि जा रही है यहाँ मंगल के घर पे, वृश्चिक राशि पे, और वहाँ शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है ना। तो ये अभी देखो, ये गणना मैं बताता हूँ। राहु की यहाँ आई 9वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे गई, कर्क राशि पे, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे गई, है ना। तो ये हड्डियों को बिगाड़ेगा, है ना, दर्द की शिकायत देगा। और 9वीं दृष्टि इसकी आ गई लग्न पे, यहाँ शनि ऑलरेडी बैठा, मंगल का घर है ये, ठीक। ये क्या करेगा, ये राहु शनि मिलकर के इस लग्न को 2 प्रॉब्लम देंगे। एक तो प्रॉब्लम ये देंगे, और लग्न के एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ शुक्र है। ये प्रॉब्लम ये देंगे इनको वृश्चिक राशि में, है ना। इनको प्रॉब्लम ये देंगे कि इनकी जो मांसपेशियां हैं
मंगल मांसपेशियों का कारक होता है, अच्छा उसमें खिंचाव देगा, अच्छा। है ना, या मांसपेशियों में दर्द की शिकायत देगा। ये तो राहु शनि, ये परमानेंट बनी रहेगी मतलब, हाँ है ना, ये राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन है ना। और जिस तरह से बालर हैं तो सीधी सी बात है, मांसपेशियों में हमेशा बनी खिंचाव रहेगी। होना हाँ। आम बात है। अच्छा, जैसे अभी इस समय तो एक क्रिकेटर है, हाँ अभी जैसे मान लीजिए यही कुंडली तो ये थोड़ा सा जो है बात लॉजिक के बाहर की हो रही है कि अभी तो ये इस समय क्रिकेटर है, तो ये राहु शनि का कॉम्बिनेशन जो है वो मांसपेशियों में खिंचाव दे रहा है, लेकिन अभी अगर ये बैंक में मैनेजर होते तो भी देता, तो अब वो उस लेवल पर ना होती चीज, हाँ उस लेवल पे नहीं होती, लेकिन होती जरूर, कुर्सी पे बैठे रहने के कारण, उसके कारण भी होती। भाई 8 घंटे कुर्सी पे बैठा रहेगा आदमी, तो इसका मतलब ये है कि प्रारब्ध से नहीं बचा जा सकता ना, उससे नहीं बचा जा सकता कि अगर या कहीं रास्ते में गिर जाए, चोट लग जाए तो खिंचाव आ जाएगा। बहुत सारे जो है वो भ्रांतियां हैं समाज में। और राहु शनि जब भी मंगल के घर पे बैठेंगे तो एक चीज और करेंगे, क्या? मांसपेशियों में फ्लक्चुएशन देंगे, उतार चढ़ाव। अच्छा। कभी तो ऊर्जा शरीर में बहुत अधिक महसूस होगी, कभी शरीर एकदम से डल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। अच्छा। कुछ नहीं मन करेगा चुपचाप लेट जाओ बस। अच्छा। आराम करो, कोई काम न करो, ये है। और ये जो शरीर में कंपन वंपन की स्थिति बनती है, पैरों में कंपन या वो तो जब लग्नेश कमजोर होता तब बनती है। लग्नेश कमजोर हो और लग्न पे राहु शनि या मंगल का कॉम्बिनेशन बने, तो इसमें लग्नेश मंगल ऑलरेडी इतना बलवान है, उच्चाभिलाषी बेटा, तो इसमें तो और ये जो लोगों को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ये ज्यादातर इन्हीं की प्लैनेट्स की वजह से। नर्वस सिस्टम में शनि जब मंगल से प्रभावित होता है तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ये पैरालिसिस के अटैक जो हो जाते हैं लोगों को। हाँ, शनि पर जब भी राहु मंगल का प्रभाव आएगा तो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे आप एक ज्योतिषी भी हैं और आत्मज्ञानी भी हैं, क्या खाने पीने को दुरुस्त करके कुंडली के विकारों से बचा जा सकता है? हाँ, काफी हद तक नियंत्रित तो किया ही जा सकता है। तो जैसे आज अभी इस वाली आप कुंडली को देखते हुए ये बताइए कि ये अगर मतलब कैसा खाना पीना अपना रखे, जैसे जो भी आपको अपना ज्ञान के हिसाब से, कि खाना पीना कैसा अगर आदमी रखे तो क्या चीज जो है अब देखो, यहाँ पे सेकंड हाउस का मालिक गुरु है, शनि के घर में बैठा है ना, चंद्रमा के साथ बैठा है। तो अब ये गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है ना, तो मन की इच्छा तो होगी खूब फास्ट फूड खाना, है ना, और चिकनी चीजें खाना, फैट वगैरह, घी और ये सब मक्खन और सारी चीजें, है ना, क्योंकि लग्नेश ही यहाँ बैठा है सेकंड हाउस में मंगल, तो ये कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर करेगा इसको, है ना। लेकिन कारण ये है कि शरीर साथ नहीं देगा। कारण ये लग्न पे शनि बैठा ऑलरेडी, है ना, और राहु की यहाँ दृष्टि जा रही, तो ये खाने तो नहीं देगा आसानी से। अच्छा ना। अच्छा, ऐसा भी सिस्टम है कि अगर हमारा मन है खाने का तो कुंडली के ग्रह जो है वो उस दिशा में जाने नहीं देंगे। ये इसका थोड़ा वो बताइए डीप, ये क्या चीज है? उससे प्रभावित नहीं होने देंगे। वो ग्रह अपनी शक्ति के द्वारा वो मन को काबू कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की गुरु की लग्न होती है या शुक्र की लग्न होती है ना, वृषभ या तुला लग्न। 4 लग्नें ऐसी हैं जो खाने में बड़ी एक्सपर्ट होती है। कौन सी? वृष और तुला, धनु और मीन गुरु की 2 खाने में एक्सपर्ट होती हैं। क्या मतलब उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो बाजार का ही खाना खाएंगे। उनको ये लगता है कि अगर घर का भी हो तो सब चीजें अच्छा फैट से प्रभावित हों, घी अच्छा हो, तला भुना हो, है ना, जो चीज जबान को स्वाद दे बड़ी है। हाँ, स्वाद दे और शरीर को मोटा करे। अच्छा, वो इंटरनल उनके वो बनता है। हाँ, वो माइंड मेकअप होता है। लेकिन अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है, वृष और तुला का, गुरु भी अच्छी स्थिति में है ना, तब तो इन चीजों में ज्यादा इच्छा करेगी और आदमी खाएगा भी। लेकिन अगर ये दोनों पाप प्रभाव में हो गए, गुरु और शुक्र, है ना, राहु मंगल शनि से प्रभावित हो गए,
तो चाह करके भी नहीं खा पाएगा। अच्छा, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नुकसान आ जाएगा। नुकसान आ जाएगा। खाएगा वो नुकसान करेगी चीज़। हाँ। तो उसकी इच्छा तो होगी मन में खाने की, हाँ। लेकिन वो उतना नहीं खा पाएगा उतना जितना। तो इसका मतलब ये है, एक सोसाइटी में हमने एक कल्चर देखा है, जब तक आदमी गरीब होता है तब तक वो हर चीज खा सकता है, उसका शरीर साथ देता है, और जैसे ही वो समृद्ध होके पैसे वाला होता है वैसे ही डॉक्टर हर चीज को मना कर देता है, शरीर में ये प्रॉब्लम, शरीर में वो प्रॉब्लम। तो ये जो धन की स्थिति है, ये इसके पीछे भी कोई वो है क्या, कोई ऐसी चीज, ताकतवर चीज कि जो इंसान के बस के बाहर है? भाई हमारे विचार से धन उसी को मिलता है जिसको माइंड और मनी मैनेजमेंट आता है। ठीक बात। प्रारब्ध से ही मिला हुआ है। हाँ, ठीक है नहीं कि वो अपने मन को और धन को समायोजन अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, चाहे वो MBA किया हो, है ना, या उसको प्रारब्ध से ही मिला हुआ हो, जन्मजात हो गुण उसके पास। तो एक तो वो चीज हो गई। दूसरे, धन वहीं रुकेगा जहाँ लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं जहाँ वो देखती हैं कि मेरे यहाँ है ना, तो रुकने का स्थान है, जाने का स्थान नहीं है। आने का है, जाने वापसी का स्थान नहीं है। वहीं वो रुकेंगे, वहीं वो रुकती हैं। मतलब हम समझ गए, आपका कहने का ये मतलब है कि अर्निंग हुई किसी की, हाँ, लेकिन अगर उसकी खर्च की आदतें कम है तो पैसा रुकने लगता है, और अगर उसके खर्च की आदतें हैं तो अर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं, तो चाहे 100 रुपए की हो, चाहे 1 करोड़। इसी को मैं माइंड और मनी मैनेजमेंट कहता हूँ। ठीक बात है। अच्छा, पता चला किसी के पास बहुत धन आ गया, अब वो सब ये बुरे कार्यों में खर्च करने लगे, तो लक्ष्मी जी कहाँ रुकेंगी? भाई धन कहाँ रुकेगा? सवाल है। अच्छा, धन को जो है हम लोगों के यहाँ शास्त्रों में शक्ति कहा गया है ना? शक्ति कहा गया। मतलब धन को ऐसे ये नहीं है कि बस वो कागज टकसाल में प्रिंट हो गया, देखो सिक्का, ये जो शक्ति शास्त्रों में कहा गया नहीं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, तो ये 3 शक्तियां हैं, इनकी अर्धांगिनी ये शक्तियां हैं तीनों। सरस्वती जी से ज्ञान लेना है तो ज्ञान मिलेगा, सरस्वती जी देंगी। गीत संगीत ज्ञान जो भी है, धन या वैभव या संसार का सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो लक्ष्मी जी से मिलेगा। और अगर आत्मज्ञान, वैराग्य की स्थिति चाहिए या पावर चाहिए शरीर में, है नहीं, ताकत, वो मिलेगी पार्वती जी से। अच्छा, इसमें एक चीज हमारे दिमाग में आई कि अच्छा, वो तीनों, और तुमको इसका और आगे का भेद बता देता हूँ। जिनको लोग वो फोटो में देखते नहीं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये दरअसल हमारे शरीर की 3 नाड़ियाँ। अच्छा, है ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ हैं। इन 3 नाड़ियों में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो उनकी अर्धांगिनी है, वही शक्तियाँ हैं तीनों। अच्छा, ठीक है। ये इड़ा नाड़ी को ब्रह्मा जी मान लीजिए, उसकी शक्ति को सरस्वती जी मान लीजिए, वो ज्ञान की कारक है। पिंगला नाड़ी शंकर जी मान लीजिए, उसके अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो पार्वती जी है। सुषुम्ना मध्य नाड़ी है, जो विष्णु जी की नाड़ी है, उसके अंदर जो शक्ति प्रभावित होती है वो लक्ष्मी की है। अच्छा। कैसे है, तीनों काम कैसे हो? जीवन के 3 ही हिस्से, जन्म, जीवन, मृत्यु। जन्म ब्रह्मा जी के अधीन, जीवन जो बीच का पीरियड है वो विष्णु जी के अधीन समय, और मृत्यु के बाद का जीवन चक्र वो शंकर जी के अधीन। ठीक, कैसे काम करते? ईड़ा नाड़ी ने तो ब्रह्मा जी ने जन्म दे दिया, काम खत्म हो गया उनका। ठीक, सरस्वती जी ने उस जीवात्मा में ज्ञान भर दिया प्रारब्ध से, वो भी उनका भी कार्य पूरा हो गया। अब आई संसार की बात, जो हमारा जीवन है, जिसको हम कहते हैं, बच्चा पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत। इसमें अब हमें सब चीजें चाहिए। घर चाहिए, अच्छा है ना, गाड़ी चाहिए, भूमि चाहिए, है ना, खाना पीना बढ़िया चाहिए, नौकरी या व्यापार चाहिए। ठीक, ये सब देंगी लक्ष्मी जी। ठीक, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना हमेशा बंद रहती है, अनंत काल से ये बंद है नाड़ी,
ये कभी नहीं खुलती। अच्छा, मृत्यु के बाद जो आत्मज्ञान है या संन्यास दीक्षा है वो नाड़ी देगी पिंगला, ठीक, और शक्ति भी वही देगी। अब ये जो मध्य नाड़ी है सुषुम्ना, सुषुम्ना अनंत काल से बंद है, ये कभी खुली नहीं, ठीक। इसको खोल करके ही कोई आत्म दर्शन कर सकता है, परमात्मा जी का साक्षात्कार कर सकता है सुषुम्ना नाड़ी से। ये सुषुम्ना नाड़ी प्रारब्ध से जितना तुमको भाग्य से मिला हुआ है, ये विष्णु जी निर्धारित करके तुम्हारी आत्मा में रख देते हैं। अच्छा। कि इस जीवन काल में प्रारब्ध के अनुसार तुमको ये सुख मिलेगा, ये दुख मिलेगा, और उसी की कैलकुलेशन जो है ये उसी की कैलकुलेशन ये ज्योतिष विज्ञान करता है। ये बात है ना। सुषुम्ना खोलने की जब बात आती है वो कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही कर सकता है, वो एकदम विज्ञान ही अलग है, वो विज्ञान ही अलग है, वास्तविक ज्ञान तो वही है। मतलब जिसका सुषुम्ना के ऊपर अधिकार होगा उसका इड़ा और पिंगला के ऊपर ऑटोमेटिक अधिकार हो जाएगा। भाई सभी संसार के जितने भी मनुष्य या स्त्रियां, बच्चे जो भी आते हैं, जन्म लेते हैं, उनका एक ही उद्देश्य आत्मा का होता है, नहीं, मुक्ति, भुक्ति, और भक्ति। तीन में से कोई न कोई उसकी इच्छा होती है। ठीक है। कुछ आत्माओं की इच्छा होती मुक्ति की, कुछ आत्माओं की इच्छा होती संसार में अगला जो जन्म मिले वो अच्छा मिले, किसी बड़े घर में, धनवान के घर में। अच्छा, ये हो गई भुक्ति। और एक हो गई भक्ति, कि हमें परमात्मा का हमेशा सानिध्य प्राप्त हो अनंत काल तक, है नहीं। वो जहाँ भी रहें, धरती पे अगर अवतरित हों तो उनके साथ हम रहें, हैं, उनकी भक्ति करें, आनंद प्राप्त करें। वो अपने धाम में हों, परम धाम में, सतलोक में, तो हम उनके साथ वहाँ रहें, आनंद को प्राप्त करें। तीन चीजें हैं। और ये जो तीनों नाड़ियां हैं ये इसी शरीर के अंदर होती हैं, इस शरीर के अंदर होती है। हाँ, ये मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र जो है, इन्हीं के मध्य तीनों नाड़ियां प्रवाहित होती रहती है। इनके अंदर ऊर्जा, इसी के कारण ये शरीर कार्य करता है। कार्य। हाँ। और ये जो 7 चक्र है, ये 7 चक्र महसूस किए जा सकते हैं या इनके दर्शन किए जा सकते हैं? दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ, महसूस भी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। इनके दर्शन भी हो सकते हैं। तो ये किताबी बात नहीं है। नहीं, हठ योगी लोग इसका 7 चक्र खोल लेते थे, तो ब्रह्मानंद में आकर एक ज्योति पुंज के रूप में ब्रह्म का दर्शन करते थे। वो वहीं रुक जाती थी। सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल पे एक ज्योति पुंज के रूप में, है नी, परमात्मा ब्रह्म जी विराजमान रहते थे 24 आवर, है ना, 24 घंटे। तो जो हठ योगी है, योगी लोग हैं, वो 7 चक्र पार करके, खोल करके, और जा करके सहस्त्रार में, ये जो चोटी रखने का स्थान होता है हिंदुओं में, सनातन धर्म में, है नी, ये मर्म स्थल इसको कहते हैं। अच्छा। मर्म स्थल इससे आगे होता है, कपाल के मध्य में, ये सहस्त्रार है। यहाँ पे 1000 पंखुड़ियों का एक कमल है, पुष्प, उसके ऊपर ज्योति पुंज के रूप में ब्रह्म का। वो हमने देखा जो छोटे बच्चे पैदा हुए होते हैं, उनके सर के ऊपर उचकता रहता है, ऐसे ऐसे करके कंपन होता रहता है। वो तो यहाँ मध्य में होता है। हाँ। वो वहाँ नहीं होता, सहस्त्रार में नहीं होता, ये हम मध्य में होता है। और चोटी ये यहाँ पे क्यों रखी जाती है, और चोटी का भी रहस्य थोड़ा जान लेते हैं। प्राचीन काल से वैदिक परंपराओं की मान्यता रही है कि चोटी का भी एक विधान है, नियम है ना, कि चोटी कितनी लंबी होगी, है ना, कितना उसका गुच्छा होगा, और कितनी उसमें गांठें डाली जाएंगी। ठीक, ये प्राचीन वैदिक साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। ज्योतिष में हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि ये चोटी क्या काम करती है। चोटी वास्तव में ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो इस शरीर को चलाती है निरंतर, जिससे हम जीवित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने एक बार जन्म दे दिया और तुम यहाँ कंटिन्यू अपनी ताकत से चलते रहो, ये तो नहीं। जी नहीं। ब्रह्मांडीय एनर्जी जो परमात्मा की है, वो आपको 24 घंटे चलाती है, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते। तो उसमें योगियों का ये मानना था, ऋषियों का, कि इस चोटी वाले ब्रह्म रंध्र, इसको भी कहते हैं ना, ब्रह्म स्थल पर वो ऊर्जा जो आती है वो यहीं रुकती है, यहाँ से सारे शरीर में प्रभावित होती है। तो जब हम चोटी लंबी रखेंगे तो वो आकर्षित होगी। अच्छा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ये ठीक है ना। तो हमारे अंदर
ब्रह्मांडीय एनर्जी सामान्य से अधिक रूप में आएगी। ठीक, जब अधिक रूप में आएगी तो अब खड़ाओं का नियम देखो क्या कहता है। आजकल तो लोग हवाई चप्पल, रबर पैर में जो लकड़ी का जो पहनते थे प्राचीन काल में, चोटी रखना और खड़ाओं पहनना, है ना। खड़ाओं का क्या अर्थ है? खड़ाओं का मतलब ये है कि भूमि लकड़ी होती है कुचालक, ऊर्जा की। ठीक, रबर लकड़ी ये ऊर्जा की कुचालक संचालक नहीं होती। खड़ाऊं इसलिए पहनते थे ताकि ये जो ब्रह्मांडीय एनर्जी चोटी के द्वारा ब्रह्म से होकर हमारे शरीर में आ रही है ज्ञान के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ये भूमि में न चली जाए। अच्छा, इसलिए नंगे पैर नहीं रहते भूमि पर। ठीक है, ये इसका नियम है। तो बहुत विज्ञान है। वेद को, पुराणों को, उपनिषदों को अगर कोई गहराई से चिंतन करे, मनन करे, पढ़े, तो ये तो मैंने छोटे छोटे उदाहरण बताए है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि कैसे ब्रह्मांडीय एनर्जी हमारे शरीर के कितने अंगों को प्रभावित करती है, किस किस समय पे प्रभावित करती है। इसकी चर्चा किसी अगले वीडियो में। ये तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये बढ़िया चीज़ जो है बातचीत हुई इस पर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको